हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि बच्चे ऑलमोस्ट सभी बच्चे मैथ्स एंड साइंस के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जोरों शोरों से लगे हुए होंगे, आई नो। बट प्यारे बच्चों, आपको नहीं भूलना चाहिए कि 15 मार्च को एक और पेपर है, जो है आपका सोशल साइंस यानी कि SST का पेपर है। तो प्यारे बच्चों, SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर मैथ्स एंड साइंस के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा कम एफर्ट डालने की ज़रूरत रहता है, और जो आउटपुट आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से आता है। यानी कम एफर्ट डालिए, मार्क्स ज़्यादा आता है SST के अंदर। तो ये सब्जेक्ट को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली आपका फाइनल परसेंटेज मैटर करेगा मोर देन इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मार्क्स से। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए आज मैं इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों चैप्टर का ऐसे क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो इस बार आपके 15 मार्च वाले पेपर के अंदर 100% देखने को मिलेगा। क्योंकि अब लास्ट 10 साल का CBSE का पेपर उठा लीजिएगा, यही क्वेश्चन लास्ट 10 साल में 7 से लेकर 9 साल पूछा जा चुका है। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होता आ रहा है। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपके आज के वीडियो में करवाने जा रहा हूं आप सभी को। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे एफर्ट के लिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियो को प्रिपेयर करने में घंटों का एफर्ट जाता है, सो एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक तब बनता है। मैं काउंट करता हूं 1 2 3, आई होप आपने कर दिया होगा। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपको पता होगा कि यहां पर क्या होता है कि दो पार्टी होता है, एक सेलर एक बायर, जो एग्री करता है अपना एक दूसरे का मतलब आप एक दूसरे का सामान बेचने के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पर आप लोग गुड्स का जो एक्सचेंज होता है बिना मनी का यूज किए हुए, तो उसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोला जाता है। यहां पर आपके लिए आंसर लिख दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता है, और NCERT का भी क्वेश्चन है कि हाउ डज द RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो प्यारे बच्चों, आपको मोटा मोटी RBI का फंक्शन लिखना है, RBI क्या क्या करता है, तो ये सब आपको लिखना होगा। तो एक दो चीज आपको पता होगा, लाइक लिखा हुआ भी है कि RBI डे टू डे ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करता है। देखिए, इट मॉनिटर्स द बैलेंस केप्ट बाय बैंक फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन। तो ये सब आपको लिखना होगा, प्लीज दिमाग में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों की व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलैटरल व्हाइल लेंडिंग, गिव एनी 3 रीजन। तो प्यारे बच्चों, सपोज कीजिए कि आपको कोई लोन वगैरह लेना है, तो यहाँ पर जो लेंडर है लेंडर है वो आपसे कोलैटरल का डिमांड करते हैं। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, लाइक अगर आपको लोन लेना है, सपोज कीजिए कि आप लोन इन टाइम रिटर्न नहीं कर पाए, तो बगल वाला क्या करेगा, तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, लाइक आपके घर का कागज मांग सकता है कि अगर आप विद इन गिवन टाइम लिमिट अगर पेमेंट हमें रिटर्न नहीं कर पाए विद इंटरेस्ट, देन वो आपके प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो ये आपका होता है कोलेट्रल, ये वाले क्वेश्चन का आंसर। बाकी डिटेल आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हर बार आता है लगभग, और ये बार बार आ चुका है, कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको क्या करता है, सुपरवाइज करता है, और इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी एज सच ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन इसको सुपरवाइज नहीं करता है। उसके बाद फॉर्मल में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रहता है वो फिक्स रहता है, बट यहाँ पर इनफॉर्मल में नहीं रहता। तो ये सब चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल के अंदर बैंक आ जाएगा, इनफॉर्मल के अंदर लाइक आपने कुछ लोन ले लिया, फ्रेंड से ले लिया, कोई मनी लेंडर से ले लिया, कोई रिलेटिव से ले लिया, ये सब आपका इनफॉर्मल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये काफी बार पूछा गया है, तो यहां पर मैंने डिटेल में विद आंसर लिख दिया है, प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये था हमारा मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर का। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। अब देख सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी है, इससे MNC वाला क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया। NCERT में तो है ही, बस वर्ड को चेंज करके बार बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप
और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज यानी एमएनसीज के बारे में आपको जो भी आता है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर सारा फंक्शन लिखा हुआ है एमएनसीज का, आपको यहाँ से 5 पॉइंट याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों की, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर हैज बीन एडवांटेजियस टू कंज्यूमर्स। अब देखिए आपको बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज क्या है कंज्यूमर्स के लिए, तो यहाँ पर काफी सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है, एनी 5 पॉइंट्स आपको याद कर लेना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेन ट्रेड्स को लेके, तो फॉरेन ट्रेड्स को लेकर भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका भी आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको हर हाल में करके जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार आता है सीबीएसई के अंदर। ओके प्यारे बच्चों, वेरी गुड। सो जो ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, पहला एमएनसीज, दूसरा ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज, तीसरा फॉरेन ट्रेड्स। ये आपको तीनों अच्छे से कर लेना है। अब देखिए एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डोंट वरी। तो होमवर्क क्या है कि हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। मतलब क्या हुआ कि मनी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दिया। मैंने बताया था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है कि दो कमोडिटीज का या दो गुड्स का एक्सचेंज होना बिना मनी के यूज किए। तो यही आपको बताना है कि जब मनी आ गया तो ये वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे हो गया, ये आपको बताना है एक एग्जांपल देते हुए, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताइए। जो बच्चा सही आंसर देगा उनका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में एज वेल एज कम्युनिटी पोस्ट में आपको शो करूंगा, तो आंसर जरूर दीजिएगा। सो प्यारे बच्चों इस तरह हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स का भी वीडियो लेके आएंगे, तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन जो अराउंड बार लास्ट 10 साल में अराउंड 8 बार रिपीट हो चुका है, वैसे क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं, क्योंकि अराउंड 75% क्वेश्चन लास्ट 5 to 6 ईयर के पेपर से रिपीट होता है। सो इसलिए प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं वो हर हाल में आपको करके जाना ही जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आपके एसएसटी वाले पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज मैं इकोनॉमिक्स का सारा चैप्टर का जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपमेंट चैप्टर्स, देन आपका सेक्टर्स वाला, देन मनी एंड क्रेडिट, देन ग्लोबलाइजेशन, ये चारों चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। एंड हमारे एफर्ट के लिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियो को बनाने के पीछे काफी एफर्ट लगता है, देन एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला चैप्टर डेवलपमेंट से। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस पूछा गया है, तो मैं बार बार बोलता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन तो लगभग फिक्स है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आपका इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है एज वेल एज जियोग्राफी का भी पार्ट है। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रेजेंट रिसोर्सेस प्रेजेंट नीड जो होता है रिसोर्सेज का वो पूरी हो सके, एज वेल एज जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को दिमाग में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग यूज करें, उसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान नहीं रखेंगे, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचेंगे नहीं, अगर हम लोग प्रेजेंट में ही ग्रीडी हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो देश है वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो तो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज का स्कैर्सिटी हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज आपको इसके अंदर मेंशन करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्यारे बच्चों कि यूएनडीपी ने हाउ इज द क्राइटेरिया यूज बाय यूएनडीपी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ध्यान रखिएगा कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है, कैसे डेवलप्ड माना जाएगा, उसके लिए यूएनडीपी ने एक अलग सा क्राइटेरिया निकाला था, एंड जो आपका वर्ल्ड बैंक है उन्होंने अलग सा क्राइटेरिया निकाला था। तो यूएनडीपी ने क्या निकाला था, यूएनडीपी HDIS, ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के
अनुसार डेवलपमेंट को मेजर करता था। उसके बाद पर कैपिटा इनकम के अनुसार, उसके बाद ये सब चीज़ों को दिमाग में रखा था। देन लिटरेसी रेट वगैरह का, तो ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है ये आपको बताना है, एंड इसके इंडिकेटर के बारे में आपको लिखना है। इंडिकेटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो ये सब आपको पॉइंट ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर डालना है, अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। यानी कि आज जो भी एक इंसान का डेवलपमेंट, देखिए सपोज कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, आपको बोला जा रहा है कि कोई भी चीज अगर एक इंसान का डेवलपमेंट है तो वही चीज दूसरे इंसान के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, यानी कि नॉट डेवलप्ड हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए कि एक स्लम है, एक विलेज है, उसको तोड़ के एक बिल्डिंग बनाया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिए जो बिल्डिंग में लोग रहेंगे उनके लिए तो ये डेवलपमेंट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। बट जो बिल्डिंग को बनाया गया जो एरिया में, वहां पर पहले स्लम था जहां पर गरीब लोग रहते थे, तो उनके लिए तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनका जो घर है उसको तो तोड़ दिया गया, जो स्लम है उसको हटा दिया गया। तो ये आपका एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। एक बुक में फेमस एग्जाम्पल है डैम वाला, कि कोई डैम बनता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होता है, बट वहां पर जो आसपास लोग रहते हैं, लोकल पीपल, उनके लिए तो घाटा है, क्योंकि उनको वहां से हटाना पड़ता है एंड दूसरे जगह उनको जाना पड़ेगा। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंस क्या है? तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिलता है, एक फिक्स जॉब होता है, एक फिक्स सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। ये बात को दिमाग में रखिएगा, एंड गवर्नमेंट इसको यूजुअली जनरली रजिस्टर करता है। बट अनऑर्गेनाइज क्या है कि भाई आपको जब मन करे तब निकाल सकता है, जहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई गारंटी नहीं है, आज हो सकता है आपका दुकान है, कल आपका दुकान ना है, कोई भी जॉब का गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वैसे को अनऑर्गेनाइज के अंदर काउंट किया जाएगा। लाइक एक पर्सन है जो टी स्टॉल में चाय बेच रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा कि मनरेगा या फिर नरेगा का क्या मतलब है वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 2005 ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या गारंटी किया गया था कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को मिलेगा to all those who are able to work and are in need of work in the rural areas। ये बात को दिमाग में रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, ताकि कोई भी भूखा ना मरे, ये आपको मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है कि विद द एग्जांपल ऑफ शुगर केन एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये तीनों सेक्टर आपस में डिपेंडेंट कैसे है, ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन को आई थिंक बाय मिस्टेक ऐड करना भूल गया, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। यस, बाय मिस्टेक हो गया कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो आप लिख लीजिएगा। साइड में एक और क्वेश्चन करना है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, ये आपको इसके साथ एडिशनल में कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन क्या है कि विद द हेल्प ऑफ शुगर केन एक्सप्लेन, मैंने बताया। तो देखिए शुगर केन को के लिए प्यारे बच्चों क्या करना पड़ता, तीनों सेक्टर सबसे पहले इंडिपेंडेंट कैसे है? तो यस, देखिए सबसे पहले जो शुगर केन का कल्टीवेशन होता है, उसको जो उगाया जाता है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। उसके बाद शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं एंड उससे शुगर बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, एंड जो शुगर केन है वो हमारा जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो हमारा टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। ट्रांसपोर्टेशन का चीज टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। यानी आप देख सकते हैं कि तीनों आपस में कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। बात क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट की आरबीआई का फंक्शन आपको पूछा गया है, काफी बार आता है कि ये आपका सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन का।
ये सब आपको पॉइंट लिखना होगा। उसके बाद लेंडर से वो कोलेटरल क्यों मांगते देखिए कोलेटरल इसलिए मांगा जाता है क्योंकि सपोज कि आपने लोन लिया और अगर आप अपना लोन को टाइमली रीपे ना कर पाए तो भाई बगल वाला क्या आपका वेट करते रहेगा क्या, चलो ठीक है आज नहीं तो आप 2 साल बाद कर दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, क्योंकि कोई आपको लोन दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कुछ इंटरेस्ट दीजिएगा एंड वो लोन आपको रिटर्न आप उनको रिटर्न कीजिएगा, तो इसलिए वो आपसे कोलेटरल मांगते। ये क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं जिसमें आप अपने घर का कागज, कोई अपने व्हीकल का कागज या जमीन का कागज देते हैं कि अगर मैं इस डेट तक अगर आपका लोन नहीं चुका पाया तो आपके पास राइट है कि आप मेरे इस वाले सामान को बेच सकते हैं, अपना पैसा को ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कोलेटरल जो लेंडर है वो मांगते हैं, हम लोग को देना पड़ता है लोन लेने के टाइम में। नेक्स्ट की फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बीच में डिफरेंस क्या है। फॉर्मल को आरबीआई सुपरवाइज करता है, इसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी कम रहता है। बट इनफॉर्मल में क्या हुआ, आप कोई फ्रेंड से आपने लोन ले लिया, आपने कोई रिलेटिव से लोन ले लिया, ये गवर्नमेंट से कोई भी ऑथराइज नहीं रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने मनमानी से रहता है, तो ये सब आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। ओके वेरी गुड, मजा आ रहा है। देन सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है आपसे पूछा गया है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जनरली 15 से 20 लोगों का, यूजुअली महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो अपनी सेविंग्स महीना से 20, 25, 50, 100 रुपया लगा के एक ग्रुप बनाती है, सेविंग को क्रिएट करते हैं। ये बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और जो भी मेंबर है उस ग्रुप का, उसमें से कभी भी किसी को पैसा का जरूरत पड़ेगा तो वो लोन ले सकता है उसी ग्रुप से, तो ये सब आपको इसके अंदर लिखना होगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन वाला, उससे आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज क्या है, या फिर एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, चारों क्वेश्चन आपस में इंटरकनेक्टेड है, मोर और लेस सेम आंसर है, तो ये चारों क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये था आपके लिए पूरा इकोनॉमिक्स का सारा चैप्टर। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या जो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। आई रिपीट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विसेज सेक्टर इन एन इंडियन इकोनॉमी। इसका आपको मुझे कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा, जो बच्चा सही बताएगा उनका नेम में आने वाली वीडियो में शो करूंगा। एंड हमारे एफर्ट के लिए सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर कीजिएगा इसका। दोस्तों जैसा कि 15 मार्च को सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का पेपर है, और बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बता दीजिए जो हमारे पेपर में आने वाले हैं। तो यस, आपकी डिमांड को रेस्पेक्ट देते हुए आज मैं लेकर आ चुका हूं नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर का ऐसा एमसीक्यूज जो आपको अपने 15 मार्च वाले पेपर में देखने को मिलेगा। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। एंड हमारे एफर्ट के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द रॉयल एक्ट ऑफ 1919 प्रिज्यूम यानी कि टू सपोज समथिंग, ठीक है ना। तो मतलब रॉयल एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन देखिए, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल। यस, यही हमारा ऑप्शन होता है। रॉयल एक्ट का मतलब भी होता है यहाँ पर क्या है, फोर्स रिक्रूटमेंट, आर्मी में जबरदस्ती रिक्रूट कर देना, ये नहीं होता है। फोर्स मैनुअल लेबर, ये भी नहीं होता है। इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, ये तो होता ही नहीं है। तो यानी पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल। ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। तो प्यारे बच्चों जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था असम के अंदर प्लांटेशन वर्कर के लिए, तो उसमें क्या हुआ था कि जो लोग थे वो प्लांटेशन को छोड़ के अपने घर चले गए थे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। यस, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विद द
साइमन कमीशन। तो प्यारे बच्चों साइमन कमीशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो हमारा एक ब्रिटिश कमीशन था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइमन कमीशन का यही था। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? इट वाज द ब्रिटिश कमीशन। यस, जैसा कि मैंने बोला यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कि वेयर वाज द गांधी जी आश्रम लोकेटेड? सबको पता होगा साबरमती में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों कि व्हाट डिड महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज डिक्लेयर? तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है। तो प्यारे बच्चों महात्मा गांधी ने अपने हिंद स्वराज बुक में ये डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश इंडिया में इसलिए रूल कर पाए क्योंकि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट किया था। अगर इंडिया अपने पैर पे खड़े हो गए, अगर लड़ना सीख गए, अगर कोऑपरेट करना बंद कर दिए, तो उस केस में ब्रिटिश इंडियंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कौन सा ऑप्शन है? ब्रिटिश रूल्ड इंडिया बिकॉज इंडिया कोऑपरेटेड विथ देम, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने यही लिखा था इन हिंद स्वराज के बुक में अपने। ठीक है, नेक्स्ट कि हु लेड द पीजेंट्स इन अवध? अवध में पीजेंट्स को किसने लीड किया था? तो एक सन्यासी थे जिनका नाम क्या था? बाबा रामचंद्र। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चे महात्मा गांधी लगा देते जो कि गलत है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट व्हाट डिड द टर्म बेगर मीन्स? बेगर नाम से क्लियर है, भीख मांगना टाइप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या होगा? लेबर विदाउट पेमेंट। यस, मतलब काम तो करवाया जाता था बट पेमेंट नहीं देना, यही इसका मतलब होता है बेगर। ठीक है, यानी कि भीख मांगने की तरह समझ सकते, काम तो करवा रहा है पैसा तो देता नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेबर का मतलब हो जाएगा हाई रेंट डिमांडेड बाय द लैंडलॉर्ड, ना पेमेंट ऑफ वेजेज, ना नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट लेड टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था? ऑप्शन देखिए, वर्किंग एट द फार्म ये नहीं होगा, फॉल इन डिमांड ये भी नहीं, वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमारा सॉल्ट टैक्स पे का वॉयलेशन पे बेस था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन का ऐसा सच कोई लेना देना तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द वंदे मातरम? ये बच्चे को तो पता होता बट कंफ्यूज हो जाते हैं। प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था एंड जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो ये बात को दिमाग में रखिएगा। तो वंदे मातरम का हमारा ये डी हो जाएगा। जन गण मन नेशनल एंथेम बोला जाए इंडिया का, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का नेम आप लोग टिक मारिएगा। तो ये तो था एमसीक्यूज। अब मैं आपको एक एचडब्ल्यू क्वेश्चन दे रहा हूं कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द जलियांवाला बाग में से केयर? तो बोला जा रहा है कि जलियांवाला बाग जो हुआ था उसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा गलत है, कौन सा चीज नहीं हुआ था। तो आपको ऑप्शन पढ़ना है, पहला वाला रीड कीजिए, दूसरा कीजिए, मैं छोटा कर देता हूं, सबको एक साथ रीड कर सकते हैं। रीड कीजिए कौन सा इसमें से जलियांवाला बाग का कहानी नहीं है, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा नहीं है, यानी कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपके लिए एचडब्ल्यू क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दीजिएगा। जो बच्चा सही बताएगा उनका नेम मैं आने वाले वीडियो में शो करूंगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि सीबीएसई के प्यारे प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों का 15 मार्च को सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का पेपर है, और प्यारे बच्चों ये पेपर ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है एज कंपेयर टू मैथ्स एंड साइंस। तो ये पेपर में आप लोग जी जान जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि एफर्ट कम डालना है, आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो जैसा कि एसएसटी के अंदर भी आपका 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाला है, तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए मैं सारे चैप्टर का एक एक करके एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, और ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो हर हाल में आपके 15 मार्च वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो एंड ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। एंड प्यारे बच्चों जो हमारा आज का चैप्टर होने वाला है वो इकोनॉमिक्स का, डेवलपमेंट का, उसी तरह मैं हिस्ट्री में भी जाऊंगा, सारा इकोनॉमिक्स भी हो गया, सिविक्स भी हो गया,
चारों आपको कवर अप करवा दूंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अपना सपोर्ट दिखाइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करके। ओके, वेरी गुड। तो सीधा हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा एक आज का पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन एक HWB क्वेश्चन होगा, होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट में बताना होगा एंड में। तो फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। मतलब क्या हो गया कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, डेमोक्रेसी, नेशनल हेरिटेज, नेशनल इनकम एंड नेचर। इन चार में से कौन सा आपका एक इंडिकेटर है कोई डेवलप्ड कंट्री का। सपोज कि कोई XYZ कंट्री डेवलप होना चाहता है या फिर हो चुका है, तो सबसे मेन फैक्टर क्या होगा, क्या डेमोक्रेसी होगा। बताइए, आपने बहुत सारा एग्जांपल देखा होगा कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक तो नहीं है बट वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। क्या आपको ऐसे कंट्री का नाम पता है? अगर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो आप लोग प्लीज़ आप लोग पता कीजिएगा। बट यस, जैसे कि जो हमारा सबसे फेमस कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है वो कौन है? वो है हमारा चाइना। ओके, ये बात को आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी तो नहीं हो जाएगा, नेशनल हेरिटेज भी नहीं होगा, नेशनल इनकम। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है डेवलपमेंट का, ये बात को दिमाग में रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया? यस सर जी, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन और इजी है और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है। क्या बोला जा रहा है कि देयर आर 4 फैमिलीज, यानी कि टोटल 4 फैमिली है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद बोला जा रहा है कि पर कैपिटा इनकम दिया गया 40,000। ओके, उसके बाद बोला गया कि फैमिली ए इतना अर्न करता है, फैमिली बी इतना, फैमिली सी इतना, देन इनकम फैमिली डी का क्या होगा। तो आपने पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं प्यारे बच्चों? बताइए, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहां पर क्या होगा, पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है आपका कितना, 40,000 दिया हुआ है। यस सर जी, और टोटल इनकम ऑफ अ फैमिली यानी कि क्या हो जाएगा, यहां पर 39,000 प्लस 45,000 प्लस 28,000 और डी वाला हमें निकालना है, तो मैंने इसको डी मान लिया। और टोटल पॉपुलेशन कितना है, 4 फैमिली है, यानी कि 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना है, आंसर कितना आएगा ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आई गेस आंसर 48 आएगा। मैं एक बार देख लूँ, यहाँ पर एक जाएगा तो 4, ठीक है। यस, आंसर हमारा 48,000 आ जाएगा। मुझे आपको फॉर्मूला बताना था कि पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। यहां पर फैमिली दिया गया, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ फैमिलीज को कंसीडर किए हैं। क्या हार्ड था? बिल्कुल हार्ड नहीं था, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में उठ के आएगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ UNDP। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है वो हमारा कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट की BMI, आखिरकार बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? तो आपको पता होगा, इससे पता चलता है कि कोई इंसान कितना हेल्दी है, उसका हाइट एंड वेट क्या सही है, नॉर्मल है या फिर ज़्यादा है या फिर कम है, यानी अंडर वेट है, ओवर वेट है या फिर नॉर्मल है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, BMI इज इक्वल टू वेट इन केजी, ध्यान रखिएगा, वेट इन केजी बाय हाइट का स्क्वायर इन मीटर। ये फॉर्मूला को आप लोग दिमाग में रखिएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहां पर बॉडी मास इंडेक्स फिलहाल हमारा क्या बताता है, हेल्थ स्टेटस के बारे में बताता है। ओके, कि पर्सन हेल्दी है, अंडरवेट है या फिर ओवरवेट है, ये बात को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट कि व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। एक नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन ऑल द सेक्शन या पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अरे भाई, नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या हो जाएगा कि हर चीज में वो डेवलप्ड हो, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई बस स्पोर्ट्स में डेवलप्ड है, सोशली डेवलप्ड है, नहीं, हर एक चीज में अगर वो डेवलप्ड है या फिर मैक्सिमम चीजों में वो डेवलप्ड है, तभी हम लोग एक कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे। ओके, वेरी
गुड। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, आपको पता होगा पर कैपिटा इनकम ऑप्शन देखिए, होल इनकम नाना, स्टेट इनकम नाना, नेशनल इनकम अरे नहीं बाबा, पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, पर कैपिटा इनकम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मैं आपको बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर प्यारे बच्चों जो प्रेजेंट रिसोर्सेस है उसका दिमाग में तो रखा जाता है, बट हम लोग रिसोर्सेस इतना यूज करें कि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है वो भी हमारा सेव रहे, उसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो प्रेजेंट में हम सभी लोग जी रहे हैं, हमारा सारा नीड्स पूरा हो सके, एज वेल एज जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उसके भी नीड्स का ख्याल हम लोग दिमाग में रखें, तो उसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग केयर ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यस, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। पास्ट से लेना देना नहीं होता है, पहले ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली आपको सैंपल पेपर के अंदर भी देखने को मिलेगा एंड पास्ट ईयर में पूछे जा चुका है। क्या बोला जा रहा है कि दो कंट्री का डेटा दिया गया है, एक पहला कंट्री ए दूसरा बी है। बोला जा रहा है कि मंथली इनकम दिया जा रहा है वहां के सिटीजन्स का, यानी कि 5 लोग का सपोज कीजिए कि यहां पर दिया जा रहा है इनकम कंट्री ए एंड कंट्री बी का। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बेस्ड ऑन द डेटा विच ऑफ द कंट्रीज इज मोर हैप्पियर, यानी कि कौन से कंट्री के लोग ज्यादा खुश है। ओके, तो प्यारे बच्चों दिमाग लगाइए ना, सबसे पहले कंट्री ए का देखिए, यहां पर इनकम देखिएगा तो आपको मोर और लेस सभी पीपल का सेम दिख रहा है, बट कंट्री बी का देखिए, एक का 3000, एक का 2, एक का 5, एक का 4000, बट जो लास्ट वाला जो हमारा फैमिली होगा या फिर पर्सन होगा उसका इनकम 36,000 है, बाकी के कंपेयर में कितना ज्यादा है। तो कहां के लोग खुश होंगे, ये वाला तो बोला जा रहा है कि भाई एक अंबानी है और बाकी सभी खेत में काम कर रहे हैं, बाकी सब लेबर है, ये कुछ ऐसा बोल रहा है। बट ऊपर में क्या बोल रहा है कि भाई सब एक जैसे लोग हैं, सबका इनकम लगभग आसपास है, यानी कि ए कंट्री के लोग ज्यादा हैप्पी रहेंगे, बी कंट्री में बस जो पर्सन 5 है वही हैप्पी रहेगा, बट ए कंट्री में लगभग सब लोग हैप्पी रहेंगे, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए वाले जो पीपल है वो ज्यादा खुश है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया, देन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, अब ये आपके लिए HW क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट करके बताना, जो बच्चा सही आंसर देगा उनका नेम मैं आने वाले वीडियो में शो करूंगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर एन इंडिविजुअल, यानी कोई एक इंडिविजुअल, सपोज आप अपने आप को ले लीजिए ना, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल इनमें से कौन सा होगा। इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनकम, दिमाग लगाइएगा, सिक्योरिटी या फ्रीडम, आपको आपके लिए या फिर अपने लिए मत सोचिएगा, पूरा अगर आप पूरे कंट्री का उठाएगा तो पूरे कंट्री में लोग किसके दीवाने हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोग मेहनत क्यों करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, इनकम के लिए, सिक्योरिटी के लिए या फिर फ्रीडम के लिए। ये आंसर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, काफी इजी है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ अगर आपने इतना कर लिया तो यकीन मानिए कि आपका इस वाले चैप्टर से MCQ जितना भी आएगा कहीं पर भी आपका मार्क्स नहीं जाने वाला है। तो क्लियर है, वेरी गुड। तो इसी तरह अगर आपको बाकी सारे चैप्टर का वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक एक करके सारा चैप्टर का MCQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।